नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आपके लिए पेश कर रहे हैं नमो भारत सफर फटाफट। जी हां, देश का जो पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, रेल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, वो आ चुका है अब और इसको नाम दिया गया है नमो भारत। तो इसको कुछ ऐसे समझिए कि अभी तक आपने मेट्रो ट्रेन्स हैं देखी हैं, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में लोकल ट्रेन्स देखी हैं, कुछ शहरों में देश के मोनो रेल भी है, लेकिन अब ये उसके बीच की कड़ी है, जो आपकी बड़ी ट्रेन और मेट्रो ट्रेन और उसके बीच की कड़ी, ये रेल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऐसी ट्रेन है जो तेज रफ्तार चलेगी और आपके दो शहरों के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसे शानदार कर देगी, उसे बहुत छोटा कर देगी समय के लिहाज से। मसलन ये जो पहली ट्रेन शुरू हुई है, जिसका पहला फेज शुरू हुआ है, वो गाजियाबाद से मेरठ को जोड़ेगा और कितने में? महज 1 घंटे में। तो अगर आप समझ लीजिए कि देश के अन्य शहर मुंबई सूरत, मुंबई पुणे, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली जयपुर, अगर इन सब के बीच में ऐसे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ जाए रेल के जरिए और उनकी दूरी घट के 1-1.25 घंटा रह जाए तो कितना शानदार होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि ये क्या है। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक तरह की रेल है जो आपको दिखाई दे रही है। देश का पहला RRTS है नमो भारत, इसे नाम दिया गया है नमो भारत। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये इसकी पहली लाइन होगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ेगी और इस कॉरिडोर पे चलेगी। इस कॉरिडोर का एक हिस्सा जो कि साहिबाबाद से दहाई, ये 2 स्टेशन हैं, इनके बीच आज शुरू कर दिया गया। इसका उद्घाटन हो गया। 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा और ये जो टोटल कॉरिडोर होगा ये 82 किलोमीटर का होने जा रहा है और ये पूरा टोटल जो है 1 घंटे में सफर तय कर लिया जाएगा 82 किलोमीटर का। ये इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की खासियत होगी। कुछ और चीजें फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि ये जो RRTS है इसकी रफ्तार कैसी है, ये चलेगी कैसे। तो अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। उसके अलावा ये औसत स्पीड भी अपनी 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखेगी, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन काफी तेज होगा। कोच के प्रकार जो अगर हैं तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम 2 तरह के कोचेज इसके अंदर होंगे। महिलाओं के लिए एक अलग से कोच रखा गया है और साथ में ट्रेन स्टेशन में दिव्यांगों के लिए भी सुविधा होगी। यानी अत्याधुनिक ट्रेन है, आरामदेह सीटें, चार्जिंग, वाईफाई, जो भी आपको चाहिए आज के वक्त में, ऑडियो वीडियो अनाउंसमेंट, फूड, बेवरेजेस, हर चीज से ये ट्रेन हर तरह की सुविधा से लेस है, युक्त है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस तरीके से इंडिया के लैंडस्केप को बदलेगी। इतना बड़ा देश और सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रही है उसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि जिस पेस पे हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, शहरों में जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, क्या ये उसमें क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा? इसी पे आज हम बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में 2 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गुलाम जिया साहब, जो कि सीनियर एडीए नाइट फ्रैंक इंडिया के, और आपने इस प्रोजेक्ट के साथ काफी नजदीकी से काम भी किया है, और साथ ही भारत सरकार के पूर्व अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी डॉक्टर एम रामाचंद्रन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुलाम साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, चूंकि आपने इस प्रोजेक्ट को काफी करीब से देखा है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाए हैं और तमाम चीजें इससे जुड़ी हुई आप जानते हैं। कितना क्रांतिकारी है ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देश के लिए? सबसे पहले तो विपिन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो हमारी ट्रेनें हैं, जो रेल सिस्टम है, उसकी जो स्पीड है, आप मैक्सिमम स्पीड भी देख लें, उससे कम से कम दुगनी स्पीड पर ये रेल चलती दिखाई देगी आपको, कम से कम दुगनी स्पीड। और इसका एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अंश है, जो आप यूं देखें कि इस समय तो सिर्फ मीरठ और सीपी कनेक्टिविटी की बात हो रही है, कनॉट प्लेस की। आगे चल के ये राजस्थान में अलवर और पानीपत, सोनीपत की तरफ भी चलेगा, हरियाणा। करेंटली इस समय आपको मीरठ से दिल्ली सीपी पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है। इसको घटा के ये 1 घंटे के अंदर आपको पहुंचाएगा। ये एक इतनी बड़ी बात है सेंट्रल आपके एनसीआर के लिए कि मैं समझता हूँ कि जो लोग इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, जो इस रेल को इस्तेमाल करेंगे, वो आपको बता पाएंगे कि ये कितना बड़ा एक इनकलाबी कदम है, जो मुल्क के लिए एक नया चैप्टर हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए खोलने वाला है। और ये तो सिर्फ एक नमूना है। आगे बढ़ के इस किस्म की जो रेलें हैं, जो सारे दूसरे इंपॉर्टेंट मुकामात को जोड़ने वाली है, आप समझ ले हमने ऑलरेडी एक नए सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम रखा है।
जी, क्या बात है। डॉक्टर रामचंद्रन, जैसा गुलाम साहब कह रहे हैं कि एक नए सुनहरे जो मुस्तकबिल, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, उसमें कदम रखा है, क्योंकि जिस तेजी के साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तेजी के साथ लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या एक दूसरे शहर को ये फास्ट कनेक्टिविटी ये हमें मौका देगी कि एक सेंटर पे बहुत लोग इकट्ठे ना, वो दूर से ट्रैवल कर लें, 1 घंटे की दूरी से ट्रैवल कर लें, तेज ट्रैवल कर लें और अपनी जगह से ही काम पे पहुंचे। किसी को दिल्ली काम करना है, किसी को गाजियाबाद में काम करना है, मेरठ से वो आ जाए, उसको दिल्ली में आके रहने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, जब ये पूरे देश में फैलेगा तो हर शहर के लिए लागू होगा। देखिए, ये कदम दिल्ली जैसे हमारे कैपिटल के लिए, नेशनल कैपिटल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े सिटीज, मेगा सिटीज, दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, ये सब विकसित होता जा रहा है। बहुत कुछ एक्टिविटीज वहीं पर सेंट्रलाइज हो रहा है, वो डेवलपमेंट का हिस्सा है ये सब। तो ये आवश्यक नहीं है कि हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, हर एक कारगुजारी दिल्ली में ही केंद्रित होकर के हो। तो दिल्ली के आसपास के एरिया को विकसित करना होगा, कनेक्टिविटी देना होगा। बहुत साल पहले एक कदम लिया गया था नेशनल कैपिटल रीजन का। उसके अंतर्गत यही एनविसेज किया गया था कि हम दिल्ली तक अपने कारोबार सीमित नहीं रख सकते, उसके इर्द गिर्द के एरिया को भी मिला करके चलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ साधारण आदमी के लिए जो हमारा सीमाएं हैं, एनसीटी का बॉर्डर, यूपी का बॉर्डर, हरियाणा का बॉर्डर, वो महत्व इसलिए नहीं रखता है कि उनको तो अपने कारगुजारी आगे चलाना है। अब दिल्ली में सीमाएं हैं, क्योंकि हर एक आदमी अपना मकान वहां बना नहीं सकता है, हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट वहां लग नहीं सकता, हर एक ऑफिस वहां पर खोल नहीं सकता है, तो सीमा लिमिट हो गया। तो इसलिए नोएडा और इस तरह के, गुड़गांव, इस तरह के स्थानों पर विकास हुआ। अब ये विकसित इस तरह विकसित होता ही जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा, और उसके लिए जरूरी है कनेक्टिविटी सबसे मजबूत हो। पहले हमने मेट्रो से शुरू किया, मेट्रो गुड़गांव तक गया, फरीदाबाद गया, गाजियाबाद गया, नोएडा गया, लेकिन मेट्रो का बियॉन्ड कुछ और आगे जाना है, तो उसके लिए एक साधन होना जरूरी था। उसी के अंतर्गत ये RRTS का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे गुलाम साहब ने अभी बताया, मेरठ साइड से शुरू किया, अब उधर दोनों तरफ, राजस्थान की तरफ और हरियाणा की, और उसको बढ़ाना है। ये कल का जो मोबिलिटी का जो हमारा इंतजाम होगा, इसका स्पष्ट सबूत है, क्योंकि इस तरह सोच करके आगे चलना होगा। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि वो हर एक आदमी दिल्ली में अपना मकान नहीं बना सकता। एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि न्यूयॉर्क ऐसा एक बड़ा सिटी है, उसके आसपास 1-1.5 घंटा चल करके लोग न्यूयॉर्क में आकर के काम करके वापस चले जाते हैं। तो ये इंडिया ऑफ टुमारो ये है। तो इस तरह जब होगा तो कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। बाय रोड चलना मुश्किल होता जा रहा है, तो अन्य साधन, जो डेडिकेटेड साधन, वो जरूरी होता है। मेट्रो को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मेट्रो स्टेशन टू स्टेशन चलता रहता है, कि बहुत लंबा एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो मेट्रो का एक सीमा है, मेट्रो का बियॉन्ड ये RRTS में ये ऐसे लोगों को फायदा होगा। एक बहुत कदम है, ये दिल्ली से शुरू हुआ। तो गुलाम जी साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि एक तो क्या कितने मतलब जो हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो मल्टीपल ट्रैक्स एक साथ देख रहे हैं, क्या ये एक साथ 4-5 ट्रेनें चलेंगी, या जैसे हम मेट्रो को देखते हैं, एक आने वाली ट्रेन, एक जाने वाली ट्रेन, उस तरह का सिस्टम होगा? कैपेसिटी एक बार में कितनी है, और साथ में क्या ये उन्हीं 2 स्टेशनों को जोड़ेगी या उन्हीं 2 शहरों को या इलाकों को जोड़ेगी जहां पर आप 100 किलोमीटर औसत रफ्तार पकड़ लीजिए तो 1 घंटे में आप ट्रांसपोर्ट कर पाए, इधर से उधर आ जा पाए? देखिए, जैसा हमने कहा शुरू में कि ये तो शुरुआत है, और ये जो स्टेशन, अगर हम मेरठ से CP की बात करें तो दरमियान में 13 स्टेशन हैं, इंक्लूडिंग गाजियाबाद, साहिबाबाद। ये इतने इंपॉर्टेंट मकामात हैं जहां पर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट या लोगों के मकान इतने ज्यादा हैं कि वहां से लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी, बहुत ही अहम सुविधा रखेगा ये NCRTC का जो कदम है, जो ये रैपिड एक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए। केवल मेरठ से दिल्ली को नहीं जोड़ रहा, बल्कि मेरठ के बीच में तकरीबन और 12 स्टेशन है जहां से ये लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली तक लाएगा और ले जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम रखती है ये ट्रेन। और जैसा आपने पूछा कि ये फिल वक्त तो ये 2 ट्रैक्स हैं और सारे के सारे एलिवेटेड हैं, मतलब ये कि जमीन पर भी ज्यादा कोई इसका इंट्रूजन नहीं है, ज्यादा दखल अंदाजी नहीं है। और ये सारी की सारी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 साल में लोगों को अंदाजा भी नहीं हुआ ये कब तैयार होके हमारे सामने आज खड़ी हुई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा।
ठीक है, अभी हम आपसे इस पर और चर्चा करेंगे। मैं जाता हूँ रामचंद्रन साहब के पास। तो रामचंद्रन जी, अभी तो क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर, और आपने भी जिक्र किया कि क्योंकि वो जिस तरीके से फैला हुआ है और अलग अलग राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, क्या आने वाले वक्त में हम देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे बड़े शहरों में, मसलन बेंगलोर का मैं जिक्र करूं जो हालत हो चुकी है, जिस तरीके से वहां पर पॉपुलेशन लोड आ गया है, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, कुछ हद तक चेन्नई में भी वैसी चीजें देखते हैं, बॉम्बे के पास तो ज्योग्राफी इतनी खराब है कि यहाँ पे तो ट्रैफिक हमेशा लगा रहता है, तो क्या ये इस तरह की चीजों को बाकी शहरों में भी इंप्लीमेंट होता हुआ इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हम देखेंगे, या फिलहाल तो अभी पहले दिल्ली का ही नजारा रहेगा? मेरे ख्याल में ये अन्य मेगा सिटीज के लिए भी ये जरूरी होगा, क्योंकि जैसे आपने अभी सही जिक्र किया कि बैंगलोर में चलना मुश्किल होता जा रहा है। और पहले तो हम सबअर्बन ट्रेन्स पर डिपेंड रहते थे। सबअर्बन ट्रेन्स का था उस तरह का एक सिस्टम नहीं है जिससे कि लोग जल्दी पहुंच करके अपना लक्ष्य तक पहुंच कर वापस जा सके। तो किसी प्रकार का डेडिकेटेड ट्रैक ही जरूरी होगा ताकि सीमित समय में जल्दी कुछ स्टेशन को कवर करते हुए पहुंच सके। मेरा हमेशा ये माना विश्वास रहा है कि जो हमारे बिग सिटीज बॉम्बे, बेंगलुरु, कलकत्ता वगैरह हैं, उनको बहुत गंभीरता से इसके बारे में विचार करना होगा। जैसे मैंने बताया कि मेट्रो एक सीमा तक है, मेट्रो का बियॉन्ड, और चूंकि मुख्य शहर में स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है, दूर से आने की जरूरत पड़ेगा। मुंबई को देखिए, जब वो बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी आएगा तब मैं समझता हूँ सूरत वगैरह से लोग शायद डेली ट्रैवल करेंगे मुंबई की तरफ। तो इस तरह का एक सिस्टम बनता जा रहा है, तो इसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। तो सवाल ये है कि कौन इसके लिए पहल करेगा, क्योंकि अब तो आरआरपीएस के बारे में ये फायदा है कि केंद्र सरकार ने पहल किया और राज्य सरकारों को शामिल किया। तो अन्य राज्य सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इसको किस तरह आगे ले जाएं। वो खुद पहल करें और सेंटर से भागीदारी करके इसके लिए व्यवस्था करें, ये आवश्यक होगा। मोबिलिटी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम ट्रंकेटेड तरीके से सोचते हैं। बस है तो बस, मेट्रो है तो मेट्रो, ऑटो है तो ऑटो, इस तरह सोचते हैं। कई बार इस पर बल दिया गया कि जैसे ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन एक सिस्टम है, लंदन में अगले 10 साल में मोबिलिटी का क्या हिसाब होगा उसके बारे में सोच करके वो लोग तैयारी करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अपने देश में भी हमने कई बार इसको राज्यों को कहा है कि यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एक कंसेप्ट है, उसको लागू करिए ताकि इन सब चीजों के बारे में एक तो कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित कर सके रेल, बस, अन्य साधनों के बीच में, और आगे के लिए सोच सके किस तरह का ट्रिप्स किस दिशा में ज्यादा बनेगा, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इशारा है राज्यों के लिए, और मुंबई जैसे सिटीज को अब तुरंत सोचना है कि मुंबई तो अभी अपना मेट्रो को एक्सटेंड करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके आगे के लिए अभी सोचना ठीक रहेगा, क्योंकि ये बनते बनते 3, 4, 5 साल लग सकता है। तो सेंटर के साथ शामिल होते हुए इसके लिए पहल करना राज्यों के लिए और बड़े सिटीज के लिए खास तौर पर ये जरूरी होगा। जी, गुलाम साहब, एक तो ये कि ये जो पूरा सिस्टम है, अब क्योंकि हमारे देश में तो इस वक्त बुलेट ट्रेन भी बन रही है, मुंबई और अहमदाबाद की कनेक्टिविटी उससे रहेगी, चलिए वो तो एक बड़ी दूरी है, लेकिन क्या बाकी जगहों पर हम इस सिस्टम को देखेंगे? मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पूछ रहा हूं, क्या ये इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग रही है? ये कॉस्ट इफेक्टिव चीज है क्योंकि आप इसके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से भी जुड़े हुए हैं, और साथ में इसका ये कितना पूरी तरह से स्वदेशी है या बहुत कुछ हम इसमें दूसरे देशों पर निर्भर है? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने दूसरा सवाल उठाया मेड इन इंडिया का जो ताल्लुक है, ये बहुत ही फख्र की बात है कि इस ट्रेन का सारा रोलिंग स्टॉक इंडिया में बनाया गया है, और यही आगे भी जो दूसरे इनके अंश हैं वो भी इसी प्रकार इंडिजिनाइज ही सारे रोलिंग स्टॉक या जो ट्रेन है, जो डिब्बे वगैरह हैं, वो सारे लोकल ही इंडिया में बनाई गई हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा फख्र का मकाम है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि इस कनेक्टिविटी को लेके आगे बढ़ते हुए कॉस्ट इफेक्टिव, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ना, अब अगर आप एनसीआरटीसी की भी बात करें, ये जो पहला जो लेग बन रहा है जो मीरठ से सीपी कनेक्ट करेगा, इसमें सेल्फ फंडिंग के काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप देख ले, जो रियल एस्टेट का ग्रोथ इस वजह से इस मेट्रो के या इस ट्रेन के कारण हो रहा है, उसमें भी हमें काफी सारा एक रेवेन्यू जनरेट होता हुआ आगे चल के दिख रहा है, कि जिसको लेके इसका कॉस्ट काफी हद तक के सब्सिडाइज होगा। तो इसी प्रकार अगर हम, चूंकि आपने सवाल दूसरे शहरों का भी उठाया है
कि जितने इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं, क्योंकि हम अर्बन सेंटर्स को हब एंड स्पोक मॉडल दूसरे जो आसपास के शहर हैं उनसे जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर मान ले मुंबई पुणे, जो इस समय आप कम से कम 3 से 4 घंटे होते हुआ देख रहे हैं, वो भी आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो, और सारे लोग जो पुणे में रहते हैं मुंबई में आके काम कर सकते हैं, वाइस वर्सा। और इसके लिए जो रियल एस्टेट से ताल्लुक रखती हुई जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो सारी सुविधाएं जो मिलेंगी उसके आगे चल के, उनसे काफी सारा एक रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो जहां तक सवाल है एक्सचेकर पर बर्डन का, ये हमारे बजटरी एलोकेशन का, उसके साथ ही साथ जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज है इतनी गजब की हैं कि मुंबई जैसे शहर में, या मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इन सब शहरों में जो रेवेन्यू दूसरे प्रकार से भी, दूसरे तरीकों से भी कलेक्ट होगा, उन सबको लेते हुए ये कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है कि सारे का सारा बर्डन किसी एक म्युनिसिपैलिटी पे या सारा किसी स्टेट या सेंटर पे आए। काफी सारे दूसरी तरीके भी हैं इस रेवेन्यू को जुटाने के। राइट, तो चलिए एक नई शुरुआत, एक बेहतरीन शुरुआत मोबिलिटी की, ट्रांसपोर्टेशन के एक नए सिस्टम की इंडिया में, जो रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम है, नमो भारत जिसे हम कह रहे हैं। आगे चलते हुए इसका कितना विस्तार हम देखेंगे और इससे कितना फर्क पड़ेगा देश के पूरे लैंडस्केप पर। क्योंकि गुलाम साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आने वाले वक्त में जो हम पूरा का पूरा नक्शा देख रहे हैं वो इस कनेक्टिविटी के जरिए किस तरीके से बदल जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट की बात हो, चाहे वो दूसरी चीजों की बात हो, और 5-6 साल में अगर यहां से बात करें तो क्या तस्वीर नजर आएगी। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। और फटाफट देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आप देश में शुरू हो चुका है, जिसका नाम है नमो भारत। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए काम करेगी। फिलहाल इसका पहला फेज जो है वो गाजियाबाद से मेरठ को जोड़ रहा है, उसका एक हिस्से की शुरुआत हो गई है और हम 2025 तक इसको पूरा होता देखेंगे। और फिर इस तरह के कई RRTS आपको NCR और दूसरे हिस्सों में भी नजर आएंगे। राइट, तो हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, उनसे कुछ और सवाल। तो डॉक्टर रामचंद्रन, एक सवाल मेरे मन में कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कई बार यही पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ की रफ्तार को भी स्लो करती है। हम जितना भी डेवलपमेंट कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, ऐसा लगता है कि कम पड़ रहा है। क्या ये RRTS उस गैप को भरने का काम करेगा? देखिए, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होता है, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है, लोगों को और कुछ करने का मौका भी मिल रहा है, लोग चाहते भी हैं काम करना। कई जगह नौकरी के लिए लोग कोशिश करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि हर एक को अपने इर्द गिर्द में ही ऐसा मौका मिले। तो दूर जाना पड़ सकता है कि दूर जाने में कोई बाधा ना हो, क्योंकि जैसा अभी जिक्र आया, मेरठ से दिल्ली तक रोज पहुंच करके वापस आने में कई घंटा लगता है और कोई गारंटी नहीं कि इतने समय में पहुंच पाएंगे। तो ये जरूरी है कि उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो साधन उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना शासन का ही सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है। उस हिसाब से तैयारी करना और उपलब्ध कराना, और जैसे मैंने बोला कि आगे के लिए सोच करके करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो हमने देखा कि अभी जैसे मैंने मेट्रो का उल्लेख किया, कई जगह बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्राई किया गया, जिसमें अलग से एक रोड चैनल उसके लिए रखने की आवश्यकता है, लेकिन ये हर चीज हर जगह फैल नहीं सकता है, थोड़ा दूर है, तो वहां से भी लोग आराम से आकर के काम कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ, मैं हमेशा इस बात के बारे में सोचता हूँ, जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है, हर बड़े स्टेट को स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में सोचना चाहिए, और स्टेट कैपिटल रीजन में किस हद तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। और बहुत बढ़िया विचार, जी, बहुत ही अच्छा कि एक स्टेट जैसे NCR है उस तरीके से स्टेट को सोचना चाहिए, और फिर उसे कैसे कनेक्ट करेंगे उसमें शायद ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि समय मेरे पास कम है, क्विकली गुलाम साहब, अब कनेक्टिविटी इज द की, तो क्या जो ये नए कॉरिडोर्स बनेंगे जहां ये RRTS चलेगा, क्या उसके आसपास का लैंडस्केप, रियल एस्टेट सब बदलता हुआ नजर आएगा? नए टाउनशिप्स, नए घर, नई इमारतें? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, और इसी की तरफ मैं इशारा कर रहा था जब आपने सवाल पूछा कि फंडिंग की कितनी आवश्यकता और कितना लगेगा। काफी सारा जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल का, वो इस कारण भी जनरेट होगा कि इस सारे रिबन, अगर आप समझ लें रिबन की तरह है, जो मेरठ से इस सारे कॉरिडोर के अतराफ कई सारा डेवलपमेंट होता हुआ हम देख रहे हैं। ऑलरेडी अगर हम NCR की बात करें, कई सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने मेरठ में कई सारी लैंड के ट्रांजैक्शंस मुकम्मल कर लिए हैं, क्योंकि आगे चल के इन सारे इलाकों में जो हाउसिंग डेवलपमेंट होगा वो अपने आप में एक काफी बड़ा कदम होगा। और इसके लिए बिल्कुल क्लियरली हम देख रहे हैं, चाहे ना सिर्फ रेसिडेंशियल बल्कि ऑफिसेज वगैरह का भी
काफी सारा ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये जो सारा कॉरिडोर है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन जैसे गाजियाबाद, साहिबाबाद वगैरह पर एनसीआरटीसी ने अपने आप में कई ऐसी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है कि जिसको लेके उन स्टेशंस के आसपास या उन स्टेशंस के आसपास की जगहों पर ये नए ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह भी तैयार किए जाने वाले हैं। तो ओवरऑल रियल एस्टेट ग्रोथ के लिए भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मकाम है। चलिए, तो अब एक बड़ा चेंज यहां से शुरुआत हुई है। जैसे गुलाम साहब ने शुरुआत में कही थी कि हम एक अलग नए ईरा, गोल्डन ईरा में कदम रख रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को रिडिफाइन करेगा और उसके साथ साथ पूरे लैंडस्केप को भी। और जो एक बड़ी समस्या है देश में, जहां हम अर्बनाइजेशन तो कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, लेकिन पॉपुलेशन का लोड फिर हर जगह इंपैक्ट डालता है, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे दूसरी समस्या हो, चाहे रहने का कामकाज का तरीका हो, एक जगह सब इकट्ठा हो रहा है और वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। लेकिन उसका सोल्यूशन एक का नजर आया है आज। आगे चलते हुए देखते हैं कि किस ढंग से देश की तस्वीर को बदलेगा। तो फिलहाल के लिए आप दोनों ही मेहमानों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार।